28 जुलाई की रात करीब 10 बजे चंडीगढ़ के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी सीएफएसएल की डायरेक्टर डॉक्टर सुखमिंदर कौर को दिल्ली से एक बेहद अहम फोन कॉल आया। उन्हें तुरंत ही अपनी ए टीम तैयार करने को कहा गया। काम बहुत बड़ा था। श्रीनगर से एक खास फ्लाइट आने वाली थी जो आधी रात के लगभग लैंड करती। इस फ्लाइट में 3 आतंकियों से बरामद हथियारों का पैकेज था। पैकेज में क्या था? इसमें एक M9 और 2 AK-47 राइफल थी जो कश्मीर के डाचीगाम इलाके में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद हुए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम के बायसरण घाटी में हुए आतंकी हमले की शाम से ही आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा था। 28 जुलाई को सेना ने ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर छपने लगे कि आतंकवादी वही हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। लेकिन सरकार या सेना सीधे कुछ कहने से बच रहे थे, क्योंकि डाचीगाम में मारे गए आतंकवादियों को पहलगाम हमले से जोड़ने के लिए चाहिए थे सबूत। यही जिम्मेदारी डॉक्टर कौर और उनकी टीम के कंधों पर थी। उन्हें यह मालूम करना था कि क्या डाचीगाम में बरामद हथियारों का ही इस्तेमाल पहलगाम हमले में हुआ था, और ये काम होना था बैलिस्टिक एनालिसिस के जरिए। गृह मंत्री अमित शाह अगले दिन संसद में क्या बयान देंगे, ये डॉक्टर कौर की जांच से ही तय होना था। इसके बाद दौड़ भाग शुरू हुई। रात में ही गृह मंत्रालय के अधीन फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज निदेशालय और सीएफएसएल की खास टीम ने मिलकर टेस्ट किए। विशेषज्ञों ने सबसे पहले इन हथियारों की टेस्ट फायरिंग की, यानी इन बंदूकों से गोली चलाकर जांच की। इनसे जो कारतूस निकले उन्हें पहलगाम हमले की जगह से मिले हुए कारतूसों से मिलाया गया और एक रिपोर्ट तैयार हुई। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी रिपोर्ट को लहराते हुए दावा किया था कि पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया। माने डाचीगाम में मारे गए आतंकी ही पहलगाम के कसूरवार थे। लेकिन जिस बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर अमित शाह ने ये बात कही, वो होती क्या है और क्यों आतंकियों से मिली बंदूकों को जांच करने वालों ने रात भर चलाया? नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि बैलिस्टिक रिपोर्ट होती क्या है और कैसे तय किया जाता है कि गोली किस बंदूक से निकली, किसने चलाई और कहां से चलाई। अमित शाह के बयान का आधार थी बैलिस्टिक रिपोर्ट। सादी भाषा में वो रिपोर्ट जो गोलियों बंदूकों की जांच के बाद बनती है। आपने फिल्मों या फिर जासूसी सीरियल्स में देखा होगा कि मौकाए वारदात से बरामद गोली या कारतूस के निशाने देखे जाते हैं, फिर कंप्यूटर में फीड होने के बाद अचानक से स्क्रीन पर लिखा आ जाता है परफेक्ट मैच और कातिल का पता चल जाता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। किसी गोली को आरोपी की बंदूक से मिलाना एक बहुत टेढ़ा काम है और ये कतई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा वो रिजल्ट मिले जिसकी आप उम्मीद में थे। थोड़ी छूट लेकर यह भी कहा जा सकता है कि ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव साइंस है। क्यों? आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अंग्रेजी का एक शब्द है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक साइंस के तहत ऐसी किसी चीज को स्टडी किया जाता है जो एक मोमेंट के साथ किसी ट्रेजेक्टरी पर चली हो। अब आप बोलेंगे, यार समझा रहे हो या उलझा रहे हो? तो हम समझा ही रहे हैं, बस थोड़ा धीरज रखिए। फर्ज कीजिए आपने कोई गेंद उछाली या गुलेल से पत्थर दागा। दागते ही ये हो गया बैलिस्टिक। अब ये गेंद या पत्थर एक हवा में एक रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कहा जाता है ट्रेजेक्टरी। अब ट्रेजेक्टरी कैसी होगी ये कई चीजों से तय होती है। माने गेंद पत्थर का वजन क्या है, उन्हें कितनी ताकत से फेंका गया, किस एंगल्स पर फेंका गया, गुरुत्वाकर्षण, हवा की रफ्तार, नमी वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों की पढ़ाई ही बैलिस्टिक साइंस के तहत पूरी होती है। बैलिस्टिक साइंस का एप्लीकेशन आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। मसलन अगर नीरज चोपड़ा या अरशद नदीम जैसे खिलाड़ियों को बुलाकर जैवलिन थ्रो का कंपटीशन रखवाना है तो दर्शक को कहां बैठाया जाए कि उन्हें खेल भी दिखे और भाला भी न लगे। तब आप सिंपल मैथ्स के सहारे ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह मान लीजिए सेना को पहाड़ी के पार एक गोला दागना है तो तोप की नाल को कितना ऊंचा रखना होगा, गोले में कितना बारूद भरना होगा। एक बार फिर से गणित कहिए या फिर फिजिक्स, आपकी मदद को यही उतरेगा। इनकी मदद से आप गोला दागने से पहले मालूम कर लेते हैं कि वो गिरेगा कहां पर। ये सब कुछ बैलिस्टिक्स की समझ के चलते ही संभव हो पाया है। ऐसे ही बैलिस्टिक साइंस के कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जब किसी क्राइम सीन पर बैलिस्टिक साइंस की जरूरत पड़ती है तो कानून और विज्ञान का एक बड़ा दिलचस्प क्रॉसओवर बनता है, जिसे कहा जाता है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स की जरूरत जनरली ऐसे मामलों में पड़ती है जहां यह मालूम करना हो कि गोली किसी खास हथियार से चली है या नहीं।
आम बोलचाल की भाषा में इसे बैलिस्टिक टेस्ट बोल दिया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से सही शब्द है फायर आर्म्स आइडेंटिफिकेशन। फायर आर्म्स आइडेंटिफिकेशन के 3 खास भाग होते हैं। पहला, इंटरनल बैलिस्टिक्स, मतलब जब गोली बंदूक के बैरल माने नाल के अंदर से निकलती है, उस दौरान क्या कुछ होता है उसकी जांच होती है। दूसरा है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, यानी जब गोली हवा में उड़ रही होती है तब उसकी दिशा, रफ्तार और दूरी क्या होती है इसकी जांच करना। तीसरा होता है टर्मिनल बैलिस्टिक्स, यानी जब गोली टारगेट जैसे किसी शरीर या किसी चीज से टकराती है तो उससे क्या असर होता है उसकी जांच होना। ये पूरा गेम पैटर्न पकड़ने और मैच करने का है। जब हम किसी शख्स की पहचान करना चाहते हैं तो उसकी उंगलियों के निशान मैच करते हैं, क्योंकि उन्हें यूनिक माना जाता है। इसी तरह बंदूकों के मामले में भी होता है, बस बंदूक की उंगलियों की जगह उनकी नाल के निशान देखे जाते हैं, यानी राइफलिंग पैटर्न देखे जाते हैं। एक जमाना था जब बंदूक की नाल अंदर से चिकनी होती थी। इन बंदूकों से चली गोलियों के साथ एक समस्या भी आती थी कि ये अक्सर अपना निशाना चूक जाती थी। अब ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए क्योंकि गोली हवा से गुजरते हुए कलाबाजी खाती थी, ऐसे वो निशाने से भटक जाती थी। इसका सॉल्यूशन निकाला गया राइफलिंग में, माने बंदूक के बोर या नाल में स्क्रू की तरह धारियां दे दी गई, और अब जब गोली दगती तो वो बंदूक की नाल से निकलते हुए स्क्रू पैटर्न के चलते घूमने लगती, और घूमने की वजह से ये कलाबाजी नहीं खाती। हवा को काटते हुए ये बस आगे बढ़ती है और लग जाती है निशाने पर धाएं करके। ये काम 15वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। अब ये जो राइफलिंग है वो फॉरेंसिक साइंस के बड़े काम की चीज है, क्योंकि कभी 2 बंदूकों का राइफलिंग पैटर्न एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता, चाहे सेम कंपनी की, सेम मॉडल की 2 सेम बंदूकें ही क्यों ना हो। उन दोनों की नाल में राइफलिंग पैटर्न हमेशा अलग ही होगा, और इसीलिए इन नालों से चलने वाली गोलियों पर भी हमेशा यूनिक निशान बनेंगे। ये राइफलिंग पैटर्न ही बंदूकों की दुनिया के फिंगरप्रिंट हैं। इनके मिलान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोली किस बंदूक से चली होगी। इंटरनल बैलिस्टिक्स के तहत यही काम होता है। अब जांच होती कैसे है, इसे जानने से पहले एक बार गोलियों के बारे में भी समझ लीजिए। किसी भी कारतूस के 4 मेन सेक्शन होते हैं। पहला, प्राइमर चार्ज, यानी कारतूस के नीचे लगा छोटा सा पटाखा जिसे फायरिंग पिन हिट करता है। दूसरा, गन पाउडर, जो विस्फोट पैदा करता है। तीसरा, केसिंग, यानी खोखा जिसमें बारूद भरा होता है और जिसके सिरे पर गोली कसी होती है। और चौथा और सबसे खास हिस्सा है प्रोजेक्टाइल या बुलेट, यानी गोली, कारतूस का वो हिस्सा जो निशाने को हिट करता है। अब जब बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है तो फायरिंग पिन जाकर प्राइमर को जोर से मारता है और इससे प्राइमर जल जाता है। इसके बाद ये जलता हुआ प्राइमर चार्ज गन पाउडर को जलाता है। गन पाउडर के जलने से कारतूस के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिससे निकली गैस प्रोजेक्टाइल माने गोली को बैरल से बाहर ढकेलती है। अब इनकी जांच कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई गोली या खाली कारतूस किसी क्राइम सीन से मिलती है तो उसे लैब में ले जाकर उसके प्राइमर पर लगे ट्रिगर के मार्क और गोली पर बने राइफलिंग पैटर्न को ध्यान से देखा जाता है। इसके बाद जिस भी बंदूक से इसकी जांच करनी होती है उस बंदूक से भी एक गोली चलाई जाती है। इसके बाद दोनों गोलियों को कंपैरिजन माइक्रोस्कोप माने तुलना करने वाली सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है। विशेषज्ञ इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या दोनों पर बने राइफलिंग पैटर्न यानी खरोच के निशान एक जैसे हैं या नहीं। इसके साथ ही खाली कारतूस के प्राइमर पर फायरिंग पिन पर बना निशान भी देखा जाता है, क्योंकि राइफलिंग पैटर्न के जैसे ही ये भी हर बंदूक के लिए खास होता है। गोली के अलावा बंदूक की पहचान करने के और भी तरीके होते हैं, यानी बंदूक चलाने वाले जो लोग थे उनकी भी पहचान हो जाती है। क्या है? ये है गन शॉट रेसिड्यू यानी GSR। ये बंदूक चलाने के बाद बचे हुए बारूद, धुएं और मेटल के बेहद छोटे छोटे कण होते हैं जो गोली चलाने वाले के हाथ या फिर उसके आसपास की चीजों पर जमा हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो कण होते हैं जो कारतूस में ब्लास्ट होने के बाद बंदूक से निकलते हैं और बंदूक के आसपास की चीजों जैसे हथेलियों, कपड़ों, चेहरे या फिर बंदूक के पास की सतहों पर चिपक जाते हैं। इसके जरिए भी पुलिस या फॉरेंसिक टीम को यह पता लग जाता है कि बंदूक किसने चलाई या फिर कहां से चलाई। इसके अलावा किसी दीवार या फिर मेटल से टकराने के बाद दीवार, शीशे या किसी भी मेटल प्लेटफॉर्म को देखकर यह बताया जा सकता है कि गोली कितनी रफ्तार से किस दिशा से चलाई गई है। शूटिंग टाइम्स में द इवोल्यूशन ऑफ फॉरेंसिक फायर आर्म्स आइडेंटिफिकेशन नाम से छपी एक रिपोर्ट बताती है कि आज के जमाने में बंदूक की पहचान करने की तकनीक काफी बढ़ चुकी है।
अब फॉरेंसिक लैब में डिजिटल माइक्रोस्कोप होते हैं जिनसे गोली या कारतूस की फोटो खींचकर दूसरी किसी भी लैब में आसानी से भेजा जा सकता है, वहां इनका मिलान हो सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में जो बंदूकें आम लोगों के लिए बनाई जाती थी वो गोल गोलियों के आधार पर होती थी और हर बंदूक का साइज भी अलग होता था। इसलिए बंदूक के साथ एक बुलेट वाला सांचा यानी मोल्ड भी दिया जाता था जिससे सही साइज की गोली बनाई जा सके। आसान भाषा में कहें तो हर बंदूक के लिए एक खास गोली और उस गोली को बनाने के लिए एक खास सांचा। बाद में गोली का साइज क्राइम की जांच में मदद करने लगा। लोग अदालत में बताते थे कि जो गोली मिली है किसी भी जगह से या किसी भी घायल या मृत व्यक्ति के शरीर से वो किसी संदिग्ध की बंदूक में फिट होती भी है या नहीं। उस समय तकनीक बहुत लिमिटेड थी, लेकिन अगर किसी की बंदूक से गोली का साइज नहीं मिलता तो फिर उसे बेकसूर मान लिया जाता था। छोटी से छोटी चीज को देखने और उसकी बारीकियों को समझने के लिए माइक्रोस्कोप तो लगभग 1590 से 1625 के बीच आ गया, लेकिन बंदूकों की गोली की जांच के लिए जो खास माइक्रोस्कोप चाहिए होता है वो करीब 300 साल बाद आया। शूटिंग टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि 1493 से 1506 के दरमियान राइफलिंग वाली बंदूकें आने लगी थी। तभी से गोलियों पर राइफलिंग पैटर्न्स माने निशान बनने लगे, पर इन निशानों का इस्तेमाल जांच में कैसे हो ये बात लोगों को करीब 400 साल बाद समझ में आई। लेकिन जब समझ आई तो ये जांच का एक अहम हिस्सा बन गया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि बैलिस्टिक रिपोर्ट ने पूरे केस को ही पलट दिया था। कैसे? शूटिंग टाइम्स की इसी रिपोर्ट में अमेरिकन सिविल वॉर का एक किस्सा भी मिलता है। स्टोन वॉल जैक्सन नाम के एक जनरल हुआ करते थे। एक दिन दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें एक गोली लगी। डॉक्टरों ने जनरल के शरीर से एक .69 कैलिबर की गोली जो कि लीड की थी और गोल साइज में थी वो निकाली। ये बात तब तक आम लग रही थी जब तक ये पता नहीं चला कि जिन दुश्मनों से जनरल लड़ रहे थे उनके पास तो .58 कैलिबर की राइफलें थी जो कोन जैसी मिनी गोलियां चलाती थी। इसके बाद सवाल उठा कि ये बड़ी गोली आई कहां से। मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि जनरल के अपने ही कुछ सैनिकों के पास .69 कैलिबर की पुरानी बंदूकें थी। मतलब ये हुआ कि गलती से अपने ही सैनिकों ने जनरल को गोली मार दी थी। कालांतर में गोलियों की पहचान पर कई रिसर्च हुए और फिर आया 1910 का दशक जब फायर आर्म से जुड़े सबूतों की जांच एक नए आयाम पर पहुंची। 1913 में जर्मनी में एक खास कंपैरिजन माइक्रोस्कोप बनाया गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अगल बगल रखकर एक साथ देखा जा सकता था। इससे पहले माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट एक ही बार में देखा जा सकता था। अब क्या हुआ, इससे दो ऑब्जेक्ट्स में कितनी समानता या विषमता है इसे बेहद आसानी से देखा और परखा जा सकता था। इसी तकनीक को करीब एक दशक बाद अमेरिकन वैज्ञानिक फिलिप ग्रेवेल ने और डेवलप कर दिया और फिर एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो गोलियों और कारतूसों की रिफ्लेक्टेड लाइट में साइड बाय साइड लाइव व्यू को कंपेयर कर सकता था। यानी अब एक ही नजर में दो गोलियों को साथ में देखकर यह तय किया जा सकता था कि क्या वो दोनों गोलियां एक ही बंदूक से निकली हैं या नहीं, या फिर अलग अलग हैं। और ये बात उनके पैटर्न से पुख्ता होती थी जिसे एक साथ इस माइक्रोस्कोप से देखते थे। यही तकनीक आज फायर आर्म्स आइडेंटिफिकेशन की नींव बन चुकी है। इस खोज के बाद फायर आर्म्स जांच में जो भी बदलाव हुए वो क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि पूरे केस को पलट कर रख देने वाले बने। उदाहरण के तौर पर गौरी लंकेश हत्याकांड को ही देख लीजिए। बात साल 2017 की है, महीना था सितंबर का और तारीख थी 5। बेंगलोर की बात है। पत्रकार गौरी लंकेश शाम के करीब 8 बजे दफ्तर से अपने घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस हमले में गौरी की ऑन स्पॉट मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लग गई। कई तार जोड़े गए, कई लोगों पर शक किया गया, लेकिन गौरी की हत्या की गुत्थी तब सुलझी जब एक पुरानी बैलिस्टिक रिपोर्ट दोबारा से सामने आई। असल में 2015 में ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट रविंद्र कुमार ने कुछ खास देसी बंदूकों के बारे में बेंगलोर पुलिस को जानकारी दी थी। इन बंदूकों में 7.65 mm की गोलियों का इस्तेमाल होता था। ये वही गोलियां थी जिनका इस्तेमाल गौरी की हत्या करने में किया गया था। गौरी पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट जब निकाली गई तो पता चला कि गौरी पर उसी बंदूक से गोली चलाई गई जिससे 2 साल पहले ही कन्नड़ विद्वान और लेखक M.M. कलबुर्गी की हत्या की गई थी। दोनों ही मामलों में मॉडस ऑपरेंडी भी सेम था। यही था असली ब्रेक थ्रू। इस बैलिस्टिक मैचिंग ने जांच एजेंसियों को यह समझने में मदद की
कि दोनों हत्याएं किसी संगठित गिरोह द्वारा एक ही मकसद से की गई हैं। आगे चलकर इसी आधार पर एसआईटी, सीबीआई और महाराष्ट्र एटीएस ने मिलकर एक बड़े कट्टरपंथी गिरोह का पर्दाफाश किया और हत्याकांड के 1 साल के अंदर ही करीब 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि दोनों ही हत्याकांड में एक ही गिरोह का हाथ था, जो कुछ प्रोग्रेसिव थिंकर्स और रेशनलिस्ट लोगों को एंटी हिंदू कहकर मार रहा था। इस केस में बैलिस्टिक रिपोर्ट ने सिर्फ गोली नहीं पहचानी, बल्कि पूरे साजिश के जाल को भी बेनकाब कर दिया था। कमोबेश यही काम डॉक्टर कौर ने चंडीगढ़ में भी उस रात किया। एक कंट्रोल सेटिंग में आतंकवादियों के हथियारों को चलाया गया, सैंपल इकट्ठा किए गए, उनका मिलान किया गया और फिर अपनी राय एक रिपोर्ट की शक्ल में गृह मंत्रालय को दे दी। क्या दी? यही कि जो कारतूस बैसारण से बरामद हुए थे वो उन्हीं बंदूकों से चलाए गए थे जो डाचीगाम में मारे गए 3 आतंकवादियों के पास से बरामद हुई। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे इसे शूट किया है मेरे साथी अयान ने। आप देखते रहिए खबरगांव।